जय श्री कृष्णा और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे नमस्कार रूप जी। वाइस प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, चैप्टर चेयरमैन, सेक्रेटरी, रीजनल चेयरमैन और हमारे आज के की स्पीकर श्री बी एल चांडे जी, जो कि सिडबी से है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत अहम और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो हमारा पेन पॉइंट है वो है सॉल्यूशंस फॉर एमएसएमई लेट पेमेंट। और जो अभी जनवरी में जिसका बहुत प्रचार प्रसार किया गया था, सेक्शन 43BH, जो पेमेंट से रिलेटेड की। तो इन सब टॉपिक्स पे आज बहुत अच्छा एक डिस्कशन होना है और बहुत अच्छी टॉक हमारे बीच जो बील कांडे जी देंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अ, इस सेक्शन को आज पूरा सुने। पहले जो कांडे जी के, उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन आंसर को उसका सेक्शन का लेके चलेंगे। तो मैं इस सेक्शन को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज के ओपनिंग रिमार्क्स से और हमारे स्पीकर उनका भी वेलकम करें, श्री नीरज सिंघल जी। धन्यवाद आलोक भाई। सबसे पहले तो मैं अपने आईएई के अपने पूर्व अध्यक्ष, अपने सेंट्रल ऑफिस बेरर, चैप्टर चेयरपर्सन और सभी पदाधिकारियों एवं सबसे इम्पोर्टेंट हमारे उद्यमी भाइयों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ हमारे बीच में आज के की स्पीकर के रूप में हमारे बीएल चंडक जी हमारे बीच में उपस्थित है, जिनका एक्सपीरियंस इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो जो इम्प्रेशन आपने मेरे माइंड में दिया, आपका इस विषय पर सिर्फ रिसर्च आपकी आवाज भी हो रही है जी। मेरे को लगता है अध्यक्ष जी का नेटवर्क शायद वो इटली एम्बेसी से निकले हैं, वहाँ पे कुछ उनकी मीटिंग थी। हमें ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? अध्यक्ष जी का मैसेज आप ही कर दीजिए भाई साहब, आवाज से बिल्कुल है हाँ ही जी, नहीं। वो नमस्कार। नहीं नहीं, नमस्कार सर। वो एक्चुअली में अध्यक्ष जी वहाँ पे एम्बेसी से निकले हैं, शायद नेटवर्क वहाँ पे डिस्टर्ब होगी, नेटवर्क तो का इस इश्यू वजह मुझे से लग रहा है नहीं कुछ भी। और आगे बढ़ा हाँ पाऊंगा। हम सब दोस्त एंटरप्रेनर्स ही हैं जो यहाँ पर हैं। हम सब में से 90% लोग सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करते हैं कि किससे पैसा आना है जिससे सही समय पर चला जाए। ये एक बेसिक मतलब सभी की रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है आज हमारे बीच में चंदक जी, जो कि सिडबी में भी रहे और उन्होंने इस चीज को, एमएसएमई की परेशानी को समझा, उनसे हमें काफी अच्छा ज्ञान इस विषय पर मिलने वाला है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए महासचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि मीटिंग को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बीच में शायद आपकी वॉइस थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक हो गई थी, क्योंकि शायद नेटवर्क इशू रहा होगा। तो आपने शायद चाणक्य जी के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे होंगे कि काफी एक्सपीरियंस है। और बहुत जैसे ही जब आपकी पहली मुलाकात हुई थी तो शायद चाणक्य जी ने इतना अच्छा इंप्रेशन अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ दिया था कि वो बहुत इम्प्रेस थे उनकी नॉलेज से और इस टॉपिक पे उनकी जानकारी से। तो मैं अब अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे हमारे बीच हमारे स्पीकर श्री बी एल चांडक जी, जो कि एक्स डीजीएम फिट भी हैं, मैं उनको इन्वाइट करता हूँ और उनको आमंत्रण देता हूँ कि आज का अपना प्रेजेंटेशन और आज इस टॉपिक के बारे में हमारे बीच उपस्थित हमारे मेंबर्स को बताएं। श्री चांडक जी। हाँ, सभी को राम राम, नमस्कार। और जैसे आपने कहा कि सुबह उठते हैं तो पूरा आइडिया रहता है कि कब कौन कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से हमें ये करेगा। ये सबसे बड़ी बात है और इसी का मैंने समाधान दिया है। इसी का समाधान, फुल प्रूफ समाधान दिया है। ये समाधान एमएसएमई के लिए नहीं है, खाली टोटल टोटल सेक्टर, टोटल बिजनेसेस के लिए है, ताकि
उसका पूरा काम चल सके। अभी वो ये जो है ना प्रेजेंटेशन वो ऑन कर दीजिए ना, मैं करूं? प्रेजेंटेशन ऑन करना है ना। हेलो। हाँ जी, कर दिया, प्रेजेंटेशन हो रहा है सर। हाँ, देखिए ये जो डिलेड पेमेंट के बारे में जो ये रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी रिपोर्ट है, बहुत मतलब डरावनी रिपोर्ट है। जैसे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इन 2022 has estimated that rupees 8 lakh 8,60,000 crore rupees are stuck in late payment annually। और ब्रिकवर्क्स रेटिंग जो रेटिंग कंपनी है उसने लिखा है कि 70 इन 2020 760 लार्जेस्ट कॉर्पोरेट्स इन द बाय कैपिटलाइजेशन, मतलब उनका जो कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से उनकी ओवर ड्यू है 3.3 लाख टन करोड़। और अभी मैंने क्या किया था कि 24 मैन्युफैक्चरिंग निफ्टी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस है, हिंदुस्तान लीवर है, उनका मैंने एक 2013 से 2023 का डेटा नहीं लिया। तो उसमें उनका देखिए एवरेज क्रेडिटर्स एंड डेटर्स डेज 68 डेज एंड 29। इसका मतलब उनका एवरेज जो पेमेंट है वो 68 डेज है, जबकि उनका रिसीवेबल 29 डेज है। तो ये जो सिचुएशन है ये सस्टेनेबल नहीं है। और ये जो आरबीआई का कॉर्पोरेट डाटा देखो 86 से 09 में लिखा था, तो उस टाइम कुछ मतलब सन्ड्री डेटर्स जो आपके मतलब जो रिसीवेबल्स है वो थोड़े से ज़्यादा थे सन्ड्री क्रेडिटर से। इसका मतलब अर्लियर बड़ी कंपनियां भी क्रेडिट देती थी थोड़ी बहुत, और क्रेडिट लेती थी भी और बड़ी देती थी भी थी। आज किंतु क्रेडिट देने का तो कोई मतलब ही नहीं है ज़्यादा। दे आर बिलीविंग ऑन कैश सेल्स एंड टेकिंग मनी, टेकिंग क्रेडिट। एंड इसका क्या फायदा, इसका क्या उद्देश्य होता है कि इस कंपनियों का जो वर्किंग कैपिटल है फ्रॉम बैंक्स इज ओनली 2% ऑफ द सेल्स, 2 and 3% ऑफ द सेल्स, ये जो 24 कंपनीज है। तो इस तरह का अगर ये चलेगा सिचुएशन तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द क्रेडिट। तो इसके लिए उनको उनका दोष नहीं, उनका मतलब बड़ी कंपनियों को दोष नहीं है कि बिकॉज एनवायरमेंट हैज बीन क्रिएटेड इन सच ए वे। और एक आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट थी, उसमें ये लिखा गया था 2013-14 में कि टॉप 10 कॉर्पोरेट्स ट्रेजरी इनकम was higher than the top 10 banks ट्रेजरी इनकम। तो ये क्योंकि ये जो सन्ड्री क्रेडिटर से जो पैसा आता है उनके पास में बैंकों का बहुत पैसा मतलब अनयूटिलाइज लिमिट रहता है, फिर भी ये दिस मनी कैन बी यूज फॉर द योर treasury operation and they earn a lot of profit, so these things has to be seen। अच्छा, दूसरी बात है ये नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने बहुत रेगुलेटरी वर्क लाया है, लीगल प्रोविजंस की, मैंडेटेड मतलब डिस्क्लोजर भी किए कि हर एक बैलेंस शीट मतलब हर एक ऑडिटेड बैलेंस शीट्स में कितना, मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को। हेलो, मैंडेटेड डिस्क्लोजर का है मतलब क्या कि आपके बैलेंस शीट में ऑडिटर्स विल पॉइंट आउट how much is the overdue penal interest and penal interest है, how much is the overdue to the MSME। बट एक बड़े हैरान कुन की बात है कि आरबीआई की जो रिपोर्ट आई अभी तो कल आई, एनुअल रिपोर्ट आई, उसमें इसके बारे में खाली टेबल है, उसमें कोई डेटा नहीं है। मतलब इसका मतलब रिपोर्टिंग ही नहीं होता है कि पिनल इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है डिले के लिए और जो ओवरड्यूज है पेमेंट के एमएसएमई के वो रिपोर्ट ही नहीं होता इसका मतलब। तो अच्छा, दूसरा ये एक बड़ी बात आप लोगों को है ना कि लेट पेमेंट जो होता है आपका ट्रेड रिलेटेड क्रेडिट मतलब नॉन सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड डर्टी क्रेडिटर्स, एंड इसका इम्पोर्टेंस आपके फाइनेंस में सबसे ज्यादा होता है बैंक क्रेडिट से भी। इसको एक आप समझिए कि बैंक क्रेडिट आपका 16% ऑफ टोटल क्रेडिट का जो बैंक का जो क्रेडिट है ओनली 16% ऑफ द MSME's credit requirement is met. 84% comes from other sources and mostly it is B2B credit sales.
सो इसके ऊपर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसी को, इस ट्रेड क्रेडिट सिस्टम को ही अगर सही बनाया जाए तो ये दिस कैन मीट द credit requirement of MSMEs in different ways. That will I will come, and my topic, my concentration on how the trade credit can be made effective, and it will be useful for the company. It will be used as a advantageous position for MSME. अच्छा, इसके बारे में एक और चीज आपको बताते हैं कि ट्रेड क्रेडिट जब से ये बिजनेस शुरू हुआ है तब से है, बैंक तो बाद में आए हैं काफी। और ट्रेड क्रेडिट आपका जब जो कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली विल्ली जो सेंटर हुए बिजनेस के, तो वहाँ ट्रेड क्रेडिट से हुए पे, बैंक तो अब आए 1970s के बाद में आए। तो ये जो ट्रेड क्रेडिट है वो इतना इम्पोर्टेंस है आपके लिए कि राइज ऑफ मारवाड़ी कम्युनिटी और राइज ऑफ बिजनेस कम्युनिटी विदाउट हैविंग एनी resources of own, they have survived, they have excelled in the business because of availability of trade credit, not because of bank credit. बैंक क्रेडिट था ही नहीं। तो इसी को मैं, ये मेरा आज का जो उद्देश्य है कि इस ट्रेड क्रेडिट को हम कैसे संभालते, मतलब कैसे दुरुस्त बना दें ताकि दिस विल बी द मेजर फाइनेंसिंग फॉर almost all units and particularly for MSMEs. So this will be the my talk. आप नेक्स्ट स्लाइड दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये मैंने खाली एक डेटा दिया है आप लोगों के जानकारी के लिए कि 86 से 2009 में, मतलब जो सन्डी क्रेडिटर्स है 12.15 ऑफ टोटल एसेट्स से डेटर्स, मतलब टोटल लाइबिलिटी, और सन्डी डेटर्स है 11.96। तो मतलब थोड़ा बहुत मार्जिनली large companies were giving more credit than they were receiving, but this situation has changed in the latest, मतलब 2005 onwards। ये देखिए 11.67 था और 11.07, मतलब they are taking more credit from the MSME than giving credit। अगर आप 24 कंपनीज का देखिए लास्ट कॉलम में, जो मैंने लिए है कंपनीज फ्रॉम निफ्टी, जो बड़ी कंपनियां इंडिया की जो निफ्टी 50 कंपनीज में है, उसमें देखिए कि सन्डी क्रेडिटर्स 12.19 है, वेयर सन्डी डेटर्स है 5.14। दैट मीन्स मोर देन 2.5 times वो क्रेडिट ले रहे हैं और लेस क्रेडिट दे रहे हैं। और बैंक का वर्किंग कैपिटल दूसरी कंपनियां 10.54 है, वो उसकी जगह वो 2.14 ही है। तो दे आर नॉट यूटिलाइजिंग। सो इसको कैसे यूटिलाइज करना है और बड़ी कंपनियां कैसे बैंक क्रेडिट को बढ़ा सकती है, उसके बारे में मैं आपके आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये कैन आई कंप्लीट? मैं यहाँ से ये कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ कि स्लाइड। हेलो अग्रवाल जी, हेलो। नहीं, आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे मेरे ख्याल से चंदन जी। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। देखिए ट्रेड क्रेडिट जो है ना, वो एमएसएमई की लाइफ लाइन है। मतलब जो सन्डी क्रेडिटर्स और सन्डी डेटर्स होते हैं वो फंक्शनल रिवॉल्विंग वर्किंग कैपिटल है। बैंक क्रेडिट तो ट्रेड क्रेडिट के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं कैश में बिक्री करूंगा तो मेरे को बैंक से क्रेडिट की रिक्वायरमेंट ही कम होगी। तो बैंक का क्रेडिट तो सेकेंडरी है और पार्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एज वेल एज दिस ट्रेड क्रेडिट अपीयर्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। व्हेन यू आर यूजिंग इट, you are taking the credit, then it will be a liability. When you are giving the credit, it will become a receivable. That is the asset. And when you are giving the credit, selling on credit, then it becomes asset. When you are purchasing from it, these payables. So this is just, and this becomes a source. When you are purchasing something on credit, it becomes a source of fund. And when you are giving the credit, it will be uses of fund. So it is a integral linkages with the firm. और ये जो ट्रेड क्रेडिट है आपकी ट्रेड जो आपका जो ये ट्रेड क्रेडिट है आपके ऑपरेशन, फाइनेंशियल एंड ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। जितना आपका ट्रेड क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी, जितने आप ट्रेड क्रेडिट दे सकोगे, उतना आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, आप उतना ही सेल बढ़ा सकते हो, आपकी वर्किंग मतलब ओवरहेड कॉस्ट कम हो सकते हैं। उतना ही आप अगर ट्रेड क्रेडिट मिल रहा है तो आपका जो खुद का जो पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस
एंड ये एडवांटेजेस फॉर ट्रेड क्रेडिट इज लाइक दिस। ये क्या होता है कि बैंक क्रेडिट के लिए आपको बहुत कुछ काम करना पड़ता है, कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ता है, लोन एग्रीमेंट करना पड़ता है, सो मेनी थिंग्स हैव टू बी बैलेंस शीट, एवरी सो मेनी थिंग्स हैव टू बी फॉलोड। ये जो ट्रेड क्रेडिट है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जानते हैं वो दे विल गिव ऑन द बेसिस ऑफ नो कोलेटरल, सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिक्वायरमेंट एंड विदाउट एनी formal agreement. So it is become a more advantageous, it is more compatible with your working. So these things should be given more because last 50-60 years में बैंकों को बहुत बार किया गया। देयर वर 10 कंपनी, मतलब 10 जो MSME कमिटीज बनी, उन्होंने सबने बैंक क्रेडिट के ऊपर ध्यान दिया सबने। और आज भी वही पोजीशन है कि बैंक क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल एट ऑल। द पोजीशन आफ्टर 50 years and after implementing so many recommendations, establishment of SIDBI, establishment of special branches, MSME branches, priority sector lending, ये सब होने के बाद में भी अगर आप 10% से 16% पहुंचे हैं तो how long it will take you to achieve your case of replace the bank। दूसरी बात ये है कि जो IFC की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है, वो बता रही है कि 84% ऑफ द फाइनेंस फॉर द MSME कम्स फ्रॉम नॉन बैंकिंग सेक्टर। एंड दूसरा, अगर आप बैंकों का जो वेयर विदल और बैंडविड्थ देखेंगे और कैपेसिटी देखेंगे तो जितना MSME का क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, दे कैन नॉट मीट, सिंपली दे कैन नॉट मीट। इफ टोटल क्रेडिट टू इंडस्ट्री इज गिवन टू MSME, then also there will be gap. So the whole problem in India is that we are total bank centric, whereas our understanding, our more this one feasibility lies with the improving the trade credit system, which has become little bit dysfunctional. And World Bank also has advocated that one of the important instruments of giving increasing the credit availability to MSME is by extension of trade credit by big companies to the smaller companies। बट यहाँ तो अपोजिट हो रहा है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि बैंक क्रेडिट वो लोग ले रहे हैं, ट्रेड क्रेडिट, दे आर द नेट trade credit users, that means their receivables are more than the payables। in case of जो आपके MSME है उनके रिसीवेबल्स ज्यादा है, सॉरी पेबल रिसीवेबल्स ज्यादा है, पेबल कम है, बिकॉज उनको क्रेडिट ही कोई नहीं देता है ज्यादा। तो इसीलिए इसी सिस्टम को थोड़ा हमें चेंज करना है। वो कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूँ आगे। और इसमें देखिए ये जो एक मैपिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल प्रोग्रेशन मैंने जो बताया तीर देके, इसमें यही बताया गया है कि जैसे जैसे फर्म का साइज, आप शुरू में ट्रेड क्रेडिट ही अवेलेबल होता है। बैंक क्रेडिट अवेलेबल होने के लिए, बैंक क्रेडिट इज अवेलेबल व्हेन यू हैव सम कंक्रीट डेटा, व्हेन यू हैव a concrete information which is not available। युवा कंपनी है, उसका सेल्स डेटा, प्रॉफिट डेटा नहीं मिलेगा। ये जो ट्रेड क्रेडिट है उसका तो आपका जान पहचान है, आपको पता है कि ये बिजनेस कर रहा है तो उसको मिलता है। तो जैसे जैसे ट्रेड क्रेडिट जब मिलता है तो उससे अगर आपका बिजनेस बढ़ता है तो बैंक अपने आप बाद में क्रेडिट देंगे, क्योंकि आपकी जो बैंकों के बैंक देखते हैं कि भी उसका बिजनेस चल रहा है, तो बैंक विल डेफिनेटली अप्रोच बैंक ट्रेड क्रेडिट बिजनेस विजन। सो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेड क्रेडिट को सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए, वो एक इम्पोर्टेंट मेरा यही मैसेज है, उसको मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो मैंने एक जो व्हील घूम रहे हैं, ये जो है ना व्हील घूम रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि जो रिपेमेंट है ना वो कितना क्रिटिकल है। रिपेमेंट कंप्लीट द रिसाइकलिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिट फंड्स एंड मेक ट्रेड क्रेडिट फ्लोज सस्टेनेबल। अगर आप ट्रेड क्रेडिट दे रहे हो, अगर उसका रिपेमेंट नहीं आएगा तो आप फिर नेक्स्ट आप क्रेडिट नहीं दे सकते हो। दूसरा, उसको आप फिर क्रेडिट दोगे ही नहीं। रिपेमेंट फ्लो और जितना रिपेमेंट की स्पीड होगी उतना आपका ट्रेड क्रेडिट बढ़ेगा और उतना आपकी एक्टिविटीज बढ़ेगी। जैसे सपोजिंग आप एक समझिए, आपके पास 100 रुपये वर्किंग कैपिटल है, आपका 1 महीने में आपका क्रेडिट वापस आ जाता है, तो यू कैन डू ए टर्नओवर ऑफ 1200 रुपीज। अगर आपका वही 4 महीने में आता है
तो आपको 300 रुपए का ही वर्किंग मतलब वो होगा आपका 300 रुपए का ही टर्नओवर, तो आपका वर्किंग कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ गया। एवरेज मतलब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जो फिक्स कॉस्ट आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड सेकंड थिंग इज दैट सिंस ट्रेड क्रेडिट अनसर्टेनिटी इज देयर, तो आपको लिक्विडिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। आपको कल को पैसा देना है, मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है, तो आप यू विल बिल्ड अप द लिक्विडिटी। आप फ्री होके काम नहीं कर सकते। आपका माइंड उसी में रहेगा कि कल सवेरे शाम को रात को सोते टाइम भी यही रहता है कि किसका पैसा कब आएगा, कहाँ से पैसा होगा। और ऐसा मैंने सुना है कि कई जगह जो इतनी बिजनेस की हालत खराब हो गई है लोगों के, मतलब जो पेमेंट के बारे में, कि सम ऑफ द मतलब जो सुसाइड का डेटा है, द बिजनेसमैन कमिट मोर सुसाइड देन द फार्मर्स, दैट वाज द डेटा। बट ये डेटा आता इसलिए नहीं है कि लोग कहते ही नहीं है, जानते भी नहीं है, और उसको कोई केयर भी नहीं करता है। जबकि फार्मर्स का एक डेथ होगा तो देयर विल बी टोटल ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा। So it is a very, very difficult, and many people, I have come to know some of the incident where people have, at the young age, have started having the problem of diabetes, etc. Because whole problem इतना जब पैसा रुक जाता है ना उस आदमी का, वो सफोकेशन होता है। वर्किंग कैपिटल जब खत्म हो जाता है तो इट इज almost a death for a person. So unless this working capital have to be improved. So what I have done in this you see the two gears where I have written that the trade credit raw material supplies on credit to manufacturer, manufacturer to dealer, dealer to wholesaler, wholesaler to retail. इसका ऑपोजिट जो गियर है वो होलसेल, मतलब जो मैन्युफैक्चर जो है रिपेमेंट फ्लो होगा वो रिटेलर से होलसेलर को जाएगा, होलसेलर से डीलर, डीलर से मैन्युफैक्चरिंग। अगर ये स्पीड, इसकी स्पीड जो सेकंड रिपेमेंट फ्लो का जो गियर है, दिस इज द ड्राइविंग गियर। अगर ये जितना स्पीड से चलेगा और जितना स्मूथली चलेगा, ये ट्रेड क्रेडिट फ्लो भी उतना ही बढ़ेगा। ट्रेड क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, इसका मतलब आपकी एक्टिविटीज, बोथ आपके सेल्स, आपके परचेजेस सब बढ़ेंगे, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी। तो इसी को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, उसका मैंने एक सॉल्यूशन दिया है डिजिटल, वो मैं आके बताता हूँ आपको। नेक्स्ट, ये तो इम्पैक्ट ऑफ डिलेड पेमेंट्स आपको ये तो सभी को पता है, कैश फ्लो स्ट्रेन होता ही है। इन्वेस्टमेंट, जब आपका वर्किंग कैपिटल ही नहीं है तो आपका जो पैसा है, चाहे आपको आप जानते हैं कि इसमें बहुत आगे एडवांटेजेस हैं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? इन्वेस्टमेंट करोगे तो वर्किंग कैपिटल और बढ़ जाएगी। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट, so naturally you will not be interested, and growth is hindered definitely. Expansion limited, supply relation strained, जो आपको पेमेंट टाइम पे नहीं दोगे तो आपका पेमेंट वो सप्लायर आपको क्रेडिट नहीं देगा। एक दूसरी बात आप सभी जानते हो, मैं आपको ये बताता हूँ कि सप्लाई मतलब जो ट्रेड क्रेडिट कितना यूजफुल है और कितना मतलब यूजफुल है, उसका आपको रिलेशन से पता लगता है कि जो बाजार में जो कैश डिस्काउंट है, it is so high, and some of the traders and industries are earning profit because of cash purchases. आपके कैश परचेजेस 2-3-4% होने से मतलब आपका जो वर्किंग कैपिटल रिटर्न है वो 36-40% है, जो आपके प्रोडक्शन में नहीं होता है। तो इसके तरह की एनामोलीज है, इस तरह के एनामोलीज को कैसे घटाया जाए, इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो डिस्काउंट इज मिक्स्ड, बिकॉज आपका जो इनकम होता है, इनकम जो आप लोग तो बिजनेस वाले आप जानते हो कि जो इनकम होती है वो परचेजेस पे होती है, आपकी परचेज प्राइस पे होती है। सेल्स प्राइस आपका अख्तियार नहीं, आपकी कंट्रोल में नहीं है। जितने सस्ते में आप परचेज करेंगे उतना आप कम्पीट करेंगे। यहाँ पे सस्ते में कैसे परचेज करेंगे? जब आपका रेपुटेशन ठीक होगा, क्रेडिट एबिलिटी ठीक होगी, या आपके पास कैश होगा, तो आप कैश डिस्काउंट से ही आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इट इज सो नेचुरली इट इज सेड दैट प्रॉफिट लाइज इन परचेजेस नॉट इन सेल्स। सो अनलेस एंड अनटिल दिस इज डन, ये नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 40D लिमिटेशंस में क्या प्रॉब्लम होता है कि हम लोग जो भी करते हैं, ये क्या होता है कि जो जितने भी हम लोग ब्यूरोक्रेट हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, हम लोग बुक्स मतलब क्लासरूम की रीडिंग होती है हमारे पास में, उसका बाजार में क्या प्रॉब्लम होती है वो हम नहीं जानते हैं।
तो इसीलिए हमने ये एक ऐसी प्रोविजन हुई कि जिनके लिए वही अपोज करने लग गए. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सो व्हाई इट वाज अ प्रॉब्लम? बिकॉज इट इज ए पार्शियल इम्बैलेंस सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि ईयर एंड में you will increase the purchases, increase the पेमेंट इंक्रीज होगा. और चाहे आपकी सीजन हो या नहीं हो, कई लोगों का सीजन होता है, उस टाइम आप परचेज नहीं कर सकते हो क्योंकि पेमेंट करना है इमीडिएटली. दूसरा ये है कि ऐसा इसमें ये पहले भी इस तरह की स्कीम, इस तरह का मतलब इस तरह की एक व्यवस्था थी, वो थी जो पिनल इंटरेस्ट पेमेंट, वो भी डिडक्टिबल नहीं था. आज से मतलब ऑलमोस्ट 22-23 वर्ष हो गए, अभी तक एक भी ऐसा कहीं भी नहीं आया कि इतना पेमेंट ड्यू है. मैंने आरबीआई के रिपोर्ट का आपको हवाला दिया, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा, किसी ने ये रिपोर्टिंग नहीं किया कि इतना पिनल इंटरेस्ट पेड हुआ है और इतना पिनल इंटरेस्ट बाकी है. ये सब कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है. जो भी काम, देखिए बिजनेस प्रैक्टिकल से काम चलता है. आप थ्योरेटिकली काम करने से बिजनेस नहीं चलेगा. उसका क्या होता है कि इम्प्लीकेशन अलग हो जाते हैं. अभी ये जो आपने देखा ही होगा कि मार्च में जो लोगों के पास में, जो कई लोगों का, कई एमएसएमई का प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने सरेंडर कर दिए, कई लोगों ने एमएसएमई सरेंडर कर दिए, या ट्रेडर बन गए, या ट्रेडर बिकम एमएसएमई. so it becomes a very big problem, and even now government is thinking is giving withdrawing it. और दूसरा क्या है कि ये डिस्करेज परचेज फ्रॉम एमएसएमई. सो एमएसएमई का डी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया, तो गवर्नमेंट समझती है कि दिस इज नॉट गोइंग टू, एंड इवन इफ इट कंटिन्यूज, देयर इज अ वन एनामोली. आप देखिए कि मैं 1 अप्रैल को परचेज करता हूँ और 31 मार्च को मैं पेमेंट कर देता हूँ उसी ईयर में, तो मेरे ऑडिट रिपोर्ट में ये आएगा ही नहीं. जबकि आई एम एंजॉइंग ट्रेड क्रेडिट ऑफ, सॉरी, जो पेमेंट का 364 डेज का पेमेंट का, तो ये एनामोलस है. और जैसे पहले भी, जैसे आपके पेमेंट डिलेज के लिए ऊपर इतना 45 डेज के ऊपर इतनी रेगुलेशंस है, लीगल है, इंस्टीट्यूशनल फॉलोअप है, उसके बाद में भी आपका समाधान है. उसके बाद में भी जैसे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ने कहा कि मोर देन 10 लाख करोड़ रुपीज इज आउटस्टैंडिंग, तो ये नहीं होगा. मतलब ये, जबकि वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स वो नहीं कर सके, तो इसी में भी पीपल विल फाइंड सम मतलब इवेजन, सम नॉन रिपोर्टिंग, क्योंकि ये मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं होगा ज्यादा. नेक्स्ट. हाँ, इट ए पार्शियल. नेक्स्ट आप लीजिए. एक इसके आगे नहीं. अच्छा, अब आप देखिए, इसको ध्यान से सुनिए. ये सॉल्यूशन है जो मैंने दिया है. अभी तक जो आपने जितने भी सॉल्यूशन थे वो सब मैनुअल इंटरवेंशन थे. भाई ऑडिट रिपोर्ट होगा, वो रिपोर्टिंग करेगा, and audit will be, and the company will be reporting the late payment to MSME to the Ministry of Corporate Affairs. उनके बैलेंस शीट में आएगा. तो उसको कैसे अलग किया जाता है वो सब आपको पता है कि some of them will not ask them to not to say that they are MSME, and दूसरा ऑडिटर को वो रिपोर्ट भी नहीं दिखाएंगे. तो ये सब तो आज अभी 20 सालों से यही चल रहा है कि इसकी कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं आई. इफेक्टिवनेस आज नहीं आती तो इतना पेमेंट का प्रॉब्लम होता ही नहीं. और इतना पेमेंट का प्रॉब्लम हो गया है कि आपको तो सबको पता है. तो मैंने क्या किया है कि ये जो अभी जो जीएसटीएन सिस्टम है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए. यही क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है और यही क्रक्स ऑफ द सॉल्यूशन है. और इससे बेटर सॉल्यूशन आई डोंट थिंक देयर विल बी ए बेटर सॉल्यूशन. जैसे जीएसटीएन सिस्टम में क्या करना है आपको, मतलब कंपनी, गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन दिया हुआ है, और गवर्नमेंट ने मेरा ये इसी रिकमेंडेशन को फाइनेंस मिनिस्ट्री की खुद की ऑफिस से 2 बार आ गया है कि फॉरवर्डेड फॉर नेसेसरी कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी एक्शन. अब ये क्या होता है कि वो कितना इसको इजीली लेते, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल इंडस्ट्री एसोसिएशन टेक्स अप दिस पोजीशन. मेरा तो एक मतलब ऐसे इकोनॉमिस्ट आई एम रिकमेंडिंग. सो you will be, after getting it,
I am requesting you people to get a total idea of this, and then if you feel, then you can take up with the government to do it, because 2 times they have given me these things. So one thing is that GSTN जो सिस्टम है वो डिजिटल है, और सबसे इसमें वही काम करना पड़ेगा, वो फिजिबल है। मैंने पूछ लिया है इकोनॉमी मतलब टेक्निकल IT पीपुल से कि दो फील्ड और लगेंगे। एक तो है GSTN पेमेंट, एक तो पेमेंट ड्यू डेट। आप इनवॉइस में लिखते ही है कि 45 डेज पेमेंट है या 90 डेज पेमेंट है या कुछ भी है, ठीक है ना। तो एक पेमेंट ड्यू डेट होगा, एक होगा आपका पेमेंट रिसीव डेट। ये 2 इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये दो फील्ड नए लगेंगे उसमें। फिर ये क्या होगा कि जब आपका पेमेंट ड्यू डेट होगा उसका 10 दिन हम ग्रेस पीरियड देते हैं कि 10 दिन तक नहीं पेमेंट आया तो अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 11वें दिन उसके जो क्लाइंट है उसके अकाउंट में फर्स्ट रेड फ्लैगिंग वार्निंग हो जाएगी, फर्स्ट रेड फ्लैग लगेगा। सेकंड रेड फ्लैग 21वें दिन लगेगा उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली, बिकॉज डेटा इज फ्रॉम द इनवॉइस से है कि पेमेंट डेट ये था, ड्यू डेट ये था, तो अपने आप ऑटोमेटिकली डिजिटली इट विल बी 21st डे को सेकंड रेड फ्लैगिंग होगी, और थर्ड रेड फ्लैगिंग होगी 31st डे को। तब एक्शन शुरू होगा। एक्शन क्या शुरू होगा कि ऑटोमेटिकली GSTN सिस्टम से क्रेडिट डिफॉल्ट रिपोर्ट will go to CIBIL for banker of the client। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा, और अगर खाली कंपनी है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को जाएगा। ये 31st डे को ये एक्शन शुरू हो गया। ये जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और बैंकर, सिबिल, इन सबको ये रिपोर्ट एक साथ डिजिटली चली जाएगी। अच्छा, इसके बाद में अगर फिर भी पेमेंट नहीं हुआ तो 60 डेज के बाद में उसका 4th एंड फाइनल रेड फ्लैगिंग होगा, और अगर उसको 4th एंड फाइनल फ्लैगिंग अगर उसको वापस मतलब लेना है, उसको ये हटाना है, तो दे हैव टू पे द पेनल्टी, दे विल बी हैव टू पेनल्टी फॉर दैट। एंड इसके बाद में भी अगर नहीं हुआ तो 90 डेज के बाद में आफ्टर कंसिडरेशन देयर विल बी ए प्रोविजन टू टेम्पररी सस्पेंड इट GSTN अकाउंट। ठीक है, इससे क्या होगा ये देखिए आप। 31st डे का क्या होगा उससे कि वही रहने दीजिए, वो वाला ही रहने दीजिए। इससे क्या होगा 31st डे को देखिए, कोई भी आदमी अपना रेपुटेशन के लिए काम करता है, कोई भी आदमी मतलब ये जो जग भलाई सबको प्यारी होती है, मतलब सबको अपना अच्छा नाम चाहिए। आज आप देखिए जितनी भी धर्मशालाएं बनी हैं, जितनी भी चैरिटेबल ट्रस्ट बनी है, वो आपके नाम लिखे रहेंगे, चाहे वो मतलब कभी भी एक्सपायर हो गए, तो किस लिए? नाम के लिए ना। तो नाम बदनाम हो जाएगा तो फिर किसी को प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो डिजिटल मतलब जो ये रेड फ्लैग जो 31st डे को जब ये क्रेडिट रिपोर्ट जाएगी बैंकर को जाएगी, तो बैंकर विल बी बिकम मोर अलर्ट। वो कहेगा कि आप तो क्रेडिट वहाँ रिपोर्ट प्रॉब्लम कर रहे हो, तो आपका फिर वो जो रिन्यूअल और विड्रॉल इसके ऊपर वो ही बिकम्स मोर अलर्ट। सेकंड थिंग इज सिविल ऑल्सो विल हैव ए स्कोरिंग, मतलब स्कोर का प्रॉब्लम हो जाएगा उसको विद क्रेडिट। तीसरा है कि स्टॉक एक्सचेंज में तो बढ़ गया तो फिर तो वो इन्वेस्टर्स और उसी कंपनी का तो बदनामी हो जाएगी, और उसकी क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, स्टैंडिंग इन द मार्केट विल बी अफेक्टेड, और मिनिस्ट्री को भी जाएगी या एंड जनरली इट विल बी अवेलेबल टू अदर्स। सो दिस विल क्रिएट ए मार्केट डिसिप्लिन एंड इट विल मतलब ये जो होगा ये एंड इट विल बी ऑन रियल टाइम बेसिस, ये ट्रैकिंग होगा, बेटर ओवरसाइट, एंड इतना 4-5 स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व है। इसमें किसी को मैनिपुलेशन नहीं होगा, इसमें किसी का भी कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, ये ऑटोमेटिकली जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एवरीबॉडी विल बी ट्राई टू गिव अ क्रेडिट, ट्राई टू मीट द ऑनर, मीट द पेमेंट एप्लीकेशन। तो इससे क्या होगा कि बाजार में पेमेंट शुरू हो जाएगा। और इसको मैंने क्या किया है कि पहले एडजस्टमेंट के लिए और टाइम लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पहले मैंने कहा है कि
ये जो फैसिलिटी, ये जो स्कीम है, वो पहले जिनका कंपनी जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से कम है ज्यादा है, उनके ऊपर पहले लागू किया जाए, क्योंकि उनके पास में लिक्विडिटी अवेलेबल है और दे हैव डिफरेंट सोर्सेज, बैंकर है, उनको कोई भी क्रेडिट ले मिल सकता है। तो उससे फिर उसको 500 करोड़ के बाद में 300 करोड़ वाली कंपनियों के टर्नओवर से ज्यादा वालों को भी ये लिमिट, ये प्रोविजन लागू किया जाए, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर ऐसे सबको किया जाए। तो इससे क्या होगा, ओवर द पीरियड टाइम एडजस्टमेंट हो जाएगा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी बाजार में। तो इससे बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम, अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो कई लोग शुरू में ही उनका प्रॉब्लम हो जाएगा, और इट विल बी नॉट एप्लीकेबल टू जो ओवर जो मतलब जो रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग है, जो मतलब बैकलॉग ऑफ बैड डेप्ट है, उसको ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इट विल बी डिफिकल्ट, एंड जिन केसेस में डिस्प्यूट होगा उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो होगा, इससे क्या होगा कि इससे क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा फायदा है, अभी आज आपकी जितने भी ये जो बिल डिस्काउंटिंग ट्रेड जो आई है, ट्रेड रिलेटेड ई बिल डिस्काउंटिंग, वो आपको क्यों नहीं मिल रही है? ट्रेड रिलेटेड बिल जो मिल रहा है, और जो इतने बड़ी 4-5 कंपनियां आई है, इससे आपका पॉलिसी सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं मिल रही है कि उनका तो वो ट्रेड बिल तो उनके जो जो रेटेड कंपनीज के जो सप्लायर्स है, वेंडर्स है, उन्हीं का बिल डिस्काउंट करते हैं। वो पहले भी होता था। इससे कोई जनरल जो एमएसएमई है, जो जनरल सप्लायर है, जो छोटी कंपनियों को और छोटे करते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो तो वैसे ही मिलना। तो इसका इसीलिए मैंने ये कहा है कि जैसे उनका पेमेंट ऑफ रिसीवेबल्स इज श्योर एंड certain and timely. That's why the trade credit bills of vendors of top rated corporates are discounted at a rate, competitive rate, and there are large number of banks which are after that. And I know it, that if supposing some company is supplying to different rated company, if it is bills are lower, then the bank will follow why this month your bills are less. So we want to make this type of this जो रिसीवेबल्स हैं टाइप, किसी के भी रिसीवेबल्स हो, वो अगर श्योर, सर्टेन एंड सिक्योर्ड बना दें, तो बैंक वाले भी क्रेडिट डिस्काउंट कर देंगे और आपके बैंक कैश बेस्ड लेंडिंग शुरू कर जाएगी, क्योंकि आपका श्योर एंड सर्टेन पेमेंट, इसी द पेमेंट ही तो प्रॉब्लम होती है। जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम आई है, वो पेमेंट के शुरू हुई। आपके जो सब प्राइम लैंडिंग क्या हुई, सब प्राइम जो क्राइसिस हुआ, उसमें पेमेंट ही नहीं आया ना। और ये जो लेमन ब्रदर्स का सबसे पहले पेमेंट इफेक्ट हुआ। तो पेमेंट अगर ठीक रहेगा, आपके अगर पेमेंट ठीक रहता, तो आपके क्रेडिट, आपके जो परचेजर हैं, जो क्लाइंट है, उनको आप थोड़ी मना करते हो, आप तो बल्कि उनको बोलो ले जाओ तुम। तो इसी तरह अगर आपके इसी सिस्टम से अगर पे रिसीवेबल्स बिकम सिक्योर्ड and certain and timely, then your bills will be as good as a collateral security. आपको बैंक का क्रेडिट सिक्योरिटी भी नहीं मांगेगा कि बैंक क्रेडिट आपके जैसे ट्रिपल जो उनकी सिक्योरिटी नहीं मांगते हैं ना। आपके जो क्लाइंट जो वेंडर्स है, बड़ी कंपनियों के वेंडर्स है, जो टॉप रेटेड कंपनी, उनकी तो सिक्योरिटी नहीं मांगता है ना, ये जो कोई बैंकर भी नहीं मांगता। बैंकर भी, हम लोगों ने सिडबी में भी हम लोग ऐसे क्रेडिट डिस्काउंटिंग करते थे। तो इस तरह से अगर क्रेडिट रिक्वायरमेंट हो जाएगा, तो इससे तो मतलब बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी बात है इसमें, ये जो सिस्टम है, ये आपके जो ट्रेड क्रेडिट है, जो रिसीवेबल्स पेएबल्स, उसका एक क्रेडिट रेटिंग करेगा बेस्ड ऑन दिस, हाउ दे आर पेइंग, हाउ मच दे आर पेइंग, हाउ मच टाइमली दे आर पेइंग। अभी जो आपका सिविल स्कोर है ना, वो इज वेरी डिफेक्टिव। इसका अननोन रिस्क जो है कोई भी नहीं जानता। देखिए हम कैसे है, सिविल रिस्किंग इज डिपेंडेंट ऑन योर ट्रांजेक्शन विद बैंक एंड एनबीएफसी। मेरा बाजार में लाखों रुपए पड़ा हुआ है, मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसका कोई भी असर इसमें नहीं आता है। तो ये दैट रेटिंग अननोन रिस्क इज वेरी हाई, एंड दैट इज वाई खाली स्कोर से आपके जो बैंकिंग के जो सिविल के स्कोर से तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता है।
आइदर आपको CGTMS की गारंटी होती है या आपको कोलेटरल देना पड़ता है, इस तरह से मिल रहा है, ना कि ऐसे गारंटी से आपको क्रेडिट की आपकी क्रेडिट रेटिंग से पैसा मिल रहा है। तो इसको आप समझिए, और इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर भी लेना चाहूंगा। तो ये जैसे मैंने बताया है कि फर्स्ट रेट फिलिंग 11 डेज को होगा, मैं फिर एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि दिस इज द सॉल्यूशन। इसमें आपका किसी का अच्छा, इससे बैंकों का भी बहुत फायदा होगा, आपका CA का काम कम हो जाएगा क्योंकि उसको उतना बढ़ाना ही नहीं है, और ना लेट रिपोर्टिंग होगी। आपका 6 महीने बाद में रिपोर्टिंग होगा लेट पेमेंट का, क्योंकि जब वो खाता देखेगा, अकाउंट्स को ऑडिट करेगा तभी तो। ये तो ऑनलाइन है, रियल टाइम बेसिस पे होगा, और रियल टाइम बेसिस पे होगा तो बैंकों में अगर किसी क्लाइंट का सिकनेस है या उसको प्रॉब्लम है तो दे कैन अटेंड इजीली। अभी क्या होता है कि अगर सिकनेस भी है, प्रॉब्लम है, तो जो आदमी जो MSME है या जो भी ट्रेडर है या जो भी बिजनेसमैन है, वो फिर सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेटर, स्टॉक को मैनिपुलेट करके कुछ दिन चला लेता है। तो ये भी कम हो जाएगा, फ्रॉड भी कम हो जाएंगे। दूसरा जो है NCLT में जो प्रॉब्लम होता है सन्ड्री ऑपरेटर्स का, जो ऑपरेटर है क्रेडिट ऑपरेटर, मतलब जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, उसमें तो जो जिनसे पैसा लेना उसके बारे में तो कोई फॉलो अप ही नहीं होता है। इससे कम से कम आपको पता है कि इन्होंने हमारा पैसा देना है, और सन्डी के इससे सॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो ये जो है ये मतलब स्कीम टेक्निकली फिजिबल है। मैंने ये क्योंकि ये दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन योर जो इनवॉइस का नंबर होगा, यूनिक नंबर दिया जाएगा, उससे आप ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ये मेरा नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो है इसको लिवरेज करना है, क्योंकि GSTN सिस्टम हैज बीन ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक टू एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इट हैज बीन ऑलरेडी ग्रांटेड, इट इज ए अकाउंट एग्रीगेटर। सो आपको इंफॉर्मेशन जो जिसको लेना है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी अलाउड। एंड ये जो है ना, ये जो है ये आपका बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, जैसे ऑडिटर है या आपका बड़ा भी। दूसरी ये बड़ी बात ये है कि सभी के लिए लागू है, MSME का कोई मतलब नहीं है। MSME के लिए नहीं है, सबके लिए। तो MSME तो इससे ज्यादा बेनिफिट होगी, क्योंकि बड़े को तो वैसे ही क्रेडिट मिल रहा है, उसको तो वैसे ही डिस्काउंटिंग मिल रही है, वैसे ही उसको ट्रेड क्रेडिट भी मिल रहा है, एक्सेस मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि इससे सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, ये होगी कि बड़ी कंपनियां भी आपको क्रेडिट देना शुरू कर देगी। एक चीज आप तो बिजनेसमैन है, आप जानते हैं कि अभी जो वो लोग यूज करते हैं जो आपका पैसा, वो आपके ट्रेजरी ऑपरेशन है, उसमें कितना रिटर्न होगा। अगर वो कैश में, अगर क्रेडिट में बिक्री करेंगे तो उसका रिटर्न तो ज्यादा ही होगा, उसका रिटर्न तो ज्यादा होगा। तो दे विल बी ऑल्सो इंटरेस्टेड टू सेल ऑन क्रेडिट। तो बड़े लोग भी क्रेडिट बिक्री करते हैं। अभी किस लिए क्रेडिट पे नहीं देते हैं कि अगर बाई चांस क्रेडिट, क्योंकि रिस्क तो बढ़ गया है ना, और रिस्क बढ़ गया इसलिए वो अगर कहीं भी कोई भी यूनिट डिफॉल्ट करता है, देन द फॉलो अप कॉस्ट और अनसर्टेनिटी भी, रिकवरी होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, कितना कॉस्ट होगा, वो आपको भी पता है नहीं होता है। तो इसीलिए दे डू नॉट वांट टू टेक इंटरेस्ट। और ये जो प्रॉब्लम जो बड़ी है आपकी, ये जो आपकी प्रॉब्लम बढ़ी है डिमोनेटाइजेशन और GST और कोविड के बाद, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पहले जो क्रेडिट बढ़ता था वो उसमें एक डिसिप्लिन थी, अब वो डिसिप्लिन खत्म हो गई। ये क्या हुआ कि इस 3 चीजों के कारण जो आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ, GST हुआ, पहले से भी प्रॉब्लम था, और ये कोविड हुआ। इससे क्या हुआ, एबिलिटी, नॉट ओनली एबिलिटी टू पे वाज हैम्पर्ड, बट मोर क्रिटिकली विलिंगनेस टू पे, मतलब जान के पैसा नहीं देना। ये जो टेंडेंसी बढ़ी है अभी लास्ट कई दिनों से, उसको पूरा मतलब बिजनेस की इकोसिस्टम को, ट्रस्ट डेफिसिट को इतना बढ़ा दिया है कि वो आपको प्रॉब्लमेटिक हो गया है। अभी इसीलिए प्रॉब्लम हो गया कि पीपल आर टेलिंग नहीं मैं कैश में ही बिक्री करूंगा। सम पीपल हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू
कैश बिजनेस में, मैं क्रेडिट भी नहीं बिक्री करूंगा। सम पीपुल हैव ओनली लिमिटेड क्लाइंट है, उन्हीं को क्रेडिट देंगे, बाकी नए आदमी को तो बिजनेस करना ही मुश्किल हो गया, नया आदमी तो सर्वाइव ही करेगा नहीं। पहले क्यों कैसे, अच्छा दूसरी बात ये बताता हूँ, पहले क्यों क्रेडिट बढ़ता था, राइज ऑफ मारवाड़ी कम्युनिटी, जिनके पास मार्जिन मनी नहीं था, वो लोग अगर इंक्रीज हो सकता है ट्रेड क्रेडिट के थ्रू, व्हाई नॉट टुडे, इट कैन बी, व्हाई इट इज बिकॉज उस टाइम एक अलग सिस्टम था कि उस टाइम सोशल स्टिग्मा था, एथिकली ऑल्सो पीपल वेर ऑन अ डेप्ट। पहले पहले वो एक था कि भाई कोई डेप्ट लेके कोई लोन लेके मरेगा तो पाप होता है, वो चलो अब तो वो तो सिस्टम नहीं है। इसी तरह की ये क्रेडिट डिसिप्लिन अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया अगर ले आते हैं तो आपका ट्रेड क्रेडिट क्यों नहीं बढ़ेगा, ये भी तो एक डिसिप्लिन है। वो एक डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सोशल स्टिग्मा थी, भाई बाजार पे जिसके यहाँ जो बैंकक्रप्ट हो जाता था पहले उसके यहाँ शादी नहीं करते थे तो ये सोशली आउटकास्ट। अब ये तो अभी भी तो ये सोशली आउटकास्ट बिजनेसली आउटकास्ट हो जाएगा ना, बिजनेस वाले जानेंगे कि भी इसका तो इसकी पेमेंट की व्यवस्था नहीं। अभी तो आज मेरा पेमेंट रुक गया तो मैं बाजार में नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अगर कहूंगा तो मेरी क्रेडिट खत्म हो जाएगी, भाई इसका तो पैसा अटका, इसको आगे पैसा क्यों दे। दूसरा बात है कि आज जो पेमेंट डिफॉल्ट करता है जान के भी, अभी आप लोग मतलब कई जगह मैंने सुना है कि लोग पूछते हैं कि ये गणेश जी की स्थापना कितनी बार की, मतलब कितनी बार उसने बिजनेस हटाया कितनी बार, तो वो तो बोलते हैं कि अच्छा है अगर 4 बार किया तो इसके पास में क्रेडिट अभी कैश है, अभी है पैसा, तो उसको फिर क्रेडिट दे देते हैं। तो इस तरह का जो इनडिसिप्लिन है वो अगर इस तरह से नहीं निपटाया गया, ये इस तरह से बाकी आप लीगल और इस तरह से नहीं मिटा सकते। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इसको मनन कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना जी, आपने काफी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझाई हैं। मैं ओपन हाउस करने से पहले मैं खुद ही आपसे एक दो सवाल पूछना चाहूंगा, हो सकता है मेरे कुछ सवाल बाकी मेंबर्स के लिए भी रहेंगे। जैसे आपने बताया कि ये जीएसटी पोर्टल पे गवर्नमेंट को आपने भेजा और गवर्नमेंट की तरफ से इसमें रिकमेंडेशन है, गवर्नमेंट ने आपको कॉन्टेक्ट भी कराया और शायद ये आगे आने वाले टाइम में उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और इसके अंदर नहीं, में वो जीएसटी से कंसिडरेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कंसिडरेशन फॉर एक्शन लिखा है। अब ये क्या अच्छा होता है देखिए, इसकी इम्प्लीकेशन आपको मैं बता देता हूँ। जो बिजनेस वाला होता है उसको तो कितनी तकलीफ होती है वो पता है, मैं अगर गवर्नमेंट में बैठा हूँ तो वो कितने देरी से होता है कब होगा वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ठीक करेगा। बात, हाँ मतलब हाँ टाइम टेकिंग है, बट ये कि जो आपने नहीं सोल्यूशन आप फॉलो बताया है अप उसमें, करोगे तभी, हाँ बोलिए, ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ बोल। ठीक है। नहीं नहीं, तो उसमें मैं बस एक जैसे सेकंड, सर आलोक जी, सर 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 मैं एक सेकंड एक चीज कहना चाहूंगा। जी चंदक जी, नो डाउट ये जो सिस्टम आपने एक्सप्लेन किया है, हम्म, रेड फ्लैगिंग, इन सब चीजों का, हम्म, इसमें मुझे लगता है कि एक जगह पे एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए यस, बायर के द्वारा। या, वो मेरे ख्याल से कैसे हो उस चीज को और इम्बाइब कर लीजिएगा। बट हाँ, नो डाउट यू हैव डिजाइन्ड ए वेरी गुड सिस्टम। और मैं आपको बीइंग प्रेसिडेंट आईएईए, क्योंकि हमारा काम है एमएसएमई के लिए सोचना, हम आपको ये इंश्योर करना चाहूंगा कि हम इसको जिस भी प्लेटफॉर्म पे, अभी हमारी पीछे जीएसटी काउंसिल के साथ एक मीटिंग हुई थी, अगली मीटिंग फिर होने वाली है, उसके समक्ष हम रखना चाहेंगे। यस, और आपसे उसमें अगर कुछ और जो मैंने अभी आपको बताया इंसाइट मिल जाए तो उसको भी हम करना चाहेंगे। मैं एक एक्चुअली मैं एक जगह पर कुछ मीटिंग में हाँ आया गए हूँ हुए हैं अभी। इटाली के वो हाँ एम्बेसी में, जी, हाँ, तो मैं बस यहाँ से आपसे विदा लेना चाहूंगा और मैं आपकी एक ही आवाज चीज कहूंगा। थैंक यू। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही, मेरे को तो आ रही है। ठीक है। मैं एक चीज कहना हाँ जी, चाहूंगा, आ रही थैंक यू। हाँ बोलिए। आज मेरे को समझ में आया कि हमारा ब्लड वो ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ा हुआ है या डायबिटीज हमें क्यों हुई हुई है। थैंक यू सो मच। नहीं, आपने जिस तरीके से समझाया कि भाई जितने भी उद्यमी हैं उनको या बिजनेसमैन है उनको डायबिटीज होती क्यों है, क्योंकि पैसा ही नहीं आता जहाँ पे नहीं वो दिया बहुत हुआ है। बड़ा चिंता का विषय होता है, बहुत ज्यादा दिन हाँ रात उसी में लगे रहते हैं लोग। हाँ,
तो आलोक भाई अब समझ में आया, मिठाई खाने से नहीं डायबिटीज है, हमारा पैसा नहीं आता समय पे इसलिए डायबिटीज है। खैर, थैंक यू सो मच एंड प्लीज क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप आलोक जी आगे बढ़ाइए। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। तो मैं वापस आता हूँ। तो आपने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया और गवर्नमेंट को भेजा, गवर्नमेंट ने इसको अंडर सब्जेक्ट टू कंडीशन की बाकी ट्रेड एसोसिएशन और बाकी और जो इंडस्ट्रीज है, थोड़ा जोर से। हमारे वर्किंग ग्रुप्स हैं डिफरेंट, मैंने कहा बाकी और जगह से भी इसके रिकमेंडेशंस के बाद में ये चीजें आगे पुटअप होंगी। तो उसमें मेरा एक दो तीन इनपुट थे, जैसे आपने कि पहले 500 CR के ऊपर, उसके बाद में फिर 300 CR, फिर 100 CR और फिर उसके बाद में टू ऑल GSTN, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ इसमें जैसा 43 BH है, 43 BH है, उसकी इम्प्लीकेशन बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, PSUs हैं या ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उन पर नहीं है। तो जो एम्बिग्यूटी है उसकी वजह से केवल MSME को उन्होंने इसकी भी एक कैडर कर दिया है 250 CR। अब जैसे 50 CR जो कंपनीज हैं वो इस से बची हुई हैं। तो जो डिस्पैरिटी है, उस डिस्पैरिटीज की वजह से भी MSME को बड़ी दिक्कत है। जैसे मैं फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हूँ, मेरी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स हैं जो मेरे डिफरेंट यूपी के डिस्ट्रिक्ट में, उनका कहना है कि साहब हम तो लखानी से लेंगे, हम तो रिलैक्सो से लेंगे, वो सब 50 CR के ऊपर हैं, उनके ऊपर 45 डेज की इम्प्लीकेशन नहीं है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो अपने आप को और सारे गवर्नमेंट के जितने भी कानून है उनको इम्प्लीमेंट कर लेता है, और कानून और गवर्नमेंट भी उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सख्ती बरतती है। लेकिन जितना भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ट्रेडर सेक्टर है, जो रिटेलर सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज है, जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, तो वहां पर गवर्नमेंट के बहुत सारे कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते और वो उनके इम्प्लीमेंटेशन से बच जाते हैं। उसकी वजह से फिर डिस्पैरिटीज बाजार में क्रिएट होती है। अब उनका कहना था साहब कि आप MSME, हम आपसे तो माल लेंगे नहीं क्योंकि आपका तो अगर आप जो रिकमेंडेशंस करें उसको इस तरह से करें, या आप जो गवर्नमेंट से अगर कोई सजेशंस मांगते हैं या आपके पास द्वारा कोई उनसे कनेक्ट होता है, तो कम से कम प्लेइंग फील्ड तो सबको एक ही रहेगी, सबकी प्लेइंग फील्ड एक रहेगी, तो फिर उसमें किसी की कोई आनाकानी नहीं रहेगी, किसी का कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा, किसी के पास कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहेगी। यस, क्योंकि मेरा अगर कोई कत्ल करता है तो फांसी की सजा सबके लिए है, सबके लिए है, उसमें मैन्युफैक्चर नहीं फंसेगा, उसमें रिटेलर को छूट भी मिलेगी। शायद मैं समझा नहीं सका आपको। मैंने ये कहा ना कि ये जो सिस्टम है, ये इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है, ट्रेडर हो, MSME हो, नॉन MSME हो, सबको ही है। और इसको सुविधाजनक बनाने के लिए पहले 500 करोड़ से ऊपर कर दो, फिर 300 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर 100 करोड़। आप जितना भी ये जो सिस्टम लाओगे ना गवर्नमेंट लेवल पे ब्यूरोक्रेटिक, आपने समाधान किया, क्या फायदा हुआ? कोई ज्यादा मेरे को तो नहीं लगा। और क्योंकि आप उसे जो जिसको सप्लाई करते हो, आपकी एसिमेट्री ऑफ पावर है। जो परचेजर है वो हायर लेवल पे है, आपकी बार्गेनिंग पावर कम है। तो इस चीजों से जितने भी लॉ लाएंगे, अभी तक इवेजन हुआ है, अभी तक कोई हीरो मतलब कोई इम्प्लीमेंट, मैंने कहा ना इनकम जो टैक्स जो पिनल इंटरेस्ट पेमेंट, वो अभी तक कोई किसी ने एक रिकॉर्ड नहीं है 23 ईयर्स में। तो फिर ये ऐसे और कई सिस्टम ले आएंगे तो क्या होगा? ये जो है इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, ऑडिटर का इंटरफेरेंस नहीं है, किसी का मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है, तो आप लोग इसको कुछ कर भी नहीं सकते हो। अगर ये इम्प्लीमेंट किया जाए तो अपने आप ये सब व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, Anybody else? किसी की क्या? हाँ, रूपक धमीजा जी। हाँ, ओम प्रकाश धमीजा नाम मेरा, रूपक मेरे बेटे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात जाननी है कि अगर मैंने पार्टी से माल लिया, हाँ, और जब उसको इस्तेमाल किया तो वो इस्तेमाल करने लायक नहीं था, पैकेजिंग मटेरियल लिया था मैंने, और ना तो वो मेरे माल वापस लेने को राजी है, ना ही मुझे वो मेल का जवाब देता है। मैं रोज मेल डालता हूँ उसको, ना ही वो मेरा फोन उठाता है, और दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको 15 दिन में दिया क्या उनको? ये जब नोटिस जब मिला तो 15 दिन के अंदर में देना पड़ता है कि माल गलत है? नहीं, माल उसको नोटिस, माल उसको बुलाया, पहले वो आया, कहने लगा मैं आके चेक करता हूँ उसको। पहले वो ऐसे दिन आप किल करता रहा कि अब अक्सर होता है ऐसा कि माल खराब होता है तो वो आके उसी को ठीक कर देते हैं उसको, या जो भी कुछ करते हैं। लेकिन वो पहले टाइम 1-2 महीने ऐसे बीत गया, और फिर बाद में मेल, फिर बाद जी,
हेलो मुझे मेरे को लगता है जो जो चाणक्य जी ने जो रिकमेंड करी है वो जी। अगर इम्प्लीमेंट होंगी तो वो ऑटोमेटिक किसी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ हाँ जी। वन डे 11 डेज पे ऑटोमेटिक वो, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग पोर्टल नहीं है, अभी हमारा जीएसटी का रिपोर्टिंग पोर्टल नहीं है। अभी केवल जो ऑफिसर्स है वो आपको बुला के पूछते हैं कि आपका पेमेंट 180 दिन में हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर ये जी। रिपोर्टिंग पोर्टल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आपकी बात का जवाब देगा, क्योंकि आपने अपने बिल के ट्रैक पे जब जीएसटी वाले सबमिट करेंगे, सबमिट करा हुआ है कि पेमेंट टर्म्स हमारी 45 डेज थी या 30 डेज थी और उसके ड्यू डेट के हिसाब से ये मिल जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो ऑटोमेशन पे जब चीजें आएंगी और उसके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होगा तो 31 डेज के ऊपर फिर उसके बाद कार्रवाई चालू होगी। क्यों अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो देखिए भाई, इसमें 15 दिन के अगर नोटिस दिया होता आपने जी, कि माल, जी, तब तो जी। आप यू कैन नॉट पे करोगे तो भी चलेगा। पर आपने 15 डेज में नोटिस देना जरूरी है राइटिंग में। नहीं, नोटिस तो हमने दिया। देखो प्रैक्टिकली होता है क्या है, आप कंप्लेन वो आप करते समझ हैं गए, फोन अगर लीगल लॉ में तो प्रैक्टिकल नहीं चलता है ना, यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, हाँ। इंडिया में अच्छा, यही अब प्रॉब्लम। तो मैं उसको रोज मेल डाल रहा हूँ उसका माल वापस अब उठाने क्या के लिए। होगा, 15 दिन के बाद में होते, 15 दिन तक आपको करना पड़ता है वो कि माल खराब है। अच्छा, जिन जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने मशीन बेची मुझे वो 2-3 साल पहले, और वो मशीन जो है उनकी आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ये मैं करके लाऊंगा वो करके, कई महीने बीत गए, नहीं हुआ। अब उनका हमने केस भी डाल रखा है उनके खिलाफ, आधी पेमेंट गई हुई है उनको, उनसे उनका क्या होगा? उनके वो कोर्ट में केस है। वो ये इसमें कवर नहीं होता ना, ये मशीनरी का कैपिटल गुड्स होता है, तो वो इसमें अलाउ करते हैं आपका जो, वो तो कैपिटल गुड्स है ना, हाँ जी, तो उसमें कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो मेरा पैकेजिंग मटेरियल में इसमें अब मुझे क्या, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो आपको नेगोशिएट ही करो, और तो कुछ होगा नहीं इसमें, बेस्ट है। बिकॉज गवर्नमेंट में जाओगे तो भी कोई, फैसिलिटेशन काउंसिल में केस लगा दी, फैसिलिटेशन काउंसिल में आप। हाँ हाँ वो जी। भी नहीं करेगा, वो कहेगा 15 दिन का नोटिस आप कर फैसिलिटेशन लो। काउंसिल अच्छा, जो है, आप कहाँ पर है? हाँ हाँ हाँ, वो मैं ग्रेटर नोएडा में, एक दूसरी, एक मिनट, आप आईएए के मेंबर है ना? हाँ जी, हाँ जी हूँ। तो आप उनको, एक आईएए की तरफ से एक लेटर चला जाए कि भाई ये हमारे को ये कह रहा है कि पेमेंट नहीं दे रहा है, तो कम से कम नहीं, उनका। नहीं, पेमेंट मुझे करनी है उसको, मैंने माल खरीदा है उससे, अच्छा, मैंने उससे माल खरीदा है। हाँ तो वो उसके माल, जब हमारा पैकेजिंग मटेरियल था वो, हाँ, जब वो अच्छा, पैकेज, वो खराब निकल गया वो तो खराब, आपने, वो चल, मशीन पे चल ही नहीं रहा वो। हाँ तो वो 15 दिन के ऑटोमेटिक पहले मशीन। आपको नोटिस देना था ना कि वो 15 दिन से भीतर। तो अभी आप ये करिए, इसमें देखिए प्रैक्टिकल यही होगा कि आप यहाँ से उनसे, उनको यहाँ की तरफ से लिखिए कि आप एसोसिएशन, वो एक मतलब आर्बिट्रेशन करके उसको काम करें बीच में। बाकी आप गवर्नमेंट में जाओगे तो घिसते रहोगे और कुछ नहीं होगा सामान। ठीक है। हाँ जी, गौरव जैन जी आप कुछ कह रहे थे, गौरव जैन जी। एक मैं पहले सवाल का अच्छा सा जवाब देना चाहूंगा, और जिनका मटेरियल फंसा हुआ है उनको सबसे अच्छा चाहिए, एक अपनी सेल्स इनवॉइस काटो और उसके नाम पे डिस्पैच कर दो, आपके हेडेक खत्म, और उसको जीएसटी पोर्टल पे लगा देना, उसको इनपुट मिल जाएगा, माल भी मिल जाएगा, आपका केस खत्म। क्या क्या करना है? उसको एक टैक्स इनवॉइस काटो और माल वापस भेज दो। अगर उसने माल नहीं संभाला तो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसकी डिलीवरी तक है, नहीं संभाला, उसकी ट्रांसपोर्ट उठाने की जिम्मेवारी उसकी है ना, उसके जीएसटी पोर्टल पे वो जीएसटी का बिल चढ़ जाएगा, क्योंकि आपके जीएसटी वन में जाएगा, वो आपकी टैक्स इनवॉइस है। तो माल उसका वापस भेज दूं मैं? सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। और अगर वो 1 अप्रैल 2023 से पहले का, तो उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं। कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं, वो मार्च का ही है बस। मार्च 2023 का, मार्च 2024 का, 24 का। अच्छा, फिर आप वापस भेज दो, कुछ ज्यादा अच्छा है। मार्च 24 का तो आपको 15 दिन के अंदर उसको रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करना होता है, हमेशा रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करें। नहीं, कभी भी गुड्स प्रॉब्लम दिक्कत ये होती है पैकेजिंग मटेरियल, जब हम एडवांस में मंगवाते हैं हमेशा, जब पहले वाला खत्म हो जाएगा तो नया चालू करेंगे, जब नया चालू किया तो ये प्रॉब्लम हमको जो भी हो, ठीक है, समझा कि वो ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है 15 दिन की है ना, तो 15 दिन में अगर आपने नेगेटिव को रिपोर्ट नहीं किया तो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया ना वो, उसके पास जो कानून है, कानून है। चलिए गौरव जी, अपना सवाल पूछिए आप। एक लास्ट बात है, हाँ बोलिए। क्या हम इसको पीओ का पार्ट बना सकते हैं? क्या अगर हम ऐसे पीओ का पार्ट बना सकते हैं इसको? अगर आपके पीओ पे लिखा है गुड्स अप्रूव आफ्टर टेस्टिंग लिखा है, तब वो माना जाएगा, अगर उस पर टेस्टिंग लिखा तो नहीं माना जाएगा। नहीं, अब हम कर लेते हैं ना इसको, अब तो कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। हाँ, आगे कर सकते हैं। गौरव जी, हाँ सॉरी, मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। चंद्र जी ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आई लाइक द प्रेजेंटेशन, और जो सोल्यूशन बताया वो भी एक्सीलेंट था। मेरे 2 सुझाव हैं उसके लिए। पहला जो लॉ कहता है वो कहता है जो 15 डेज शुरू होंगे या 45 डेज शुरू होंगे, जो भी एग्रीमेंट है
वो आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स होगा। हाँ। तो ये क्लॉज कहीं मिसिंग है उसमें। दूसरा, उसके अंदर अगर हम वो कॉन्सेप्ट भी डाल दें जो रिवर्सल ऑफ जीएसटी ऑटोमेटेड कर दें, यानी हाँ, कि वो 180 डेज का एक फ्लैग लग जाए और उसके हाँ। बैंक को इंटीमेशन हो जाए, वो बैंक से पैसा काट के हाँ, ये भी कर सकते वापस कर हैं। दे। अभी फॉर द टाइम बिंग तो ये कर सकते हैं। हाँ, ये 2 सजेशन है मेरे जो आपके इसके अंदर ऐड ऑन हो सकते हैं और बहुत ही फ्रूटफुल इंडस्ट्री के लिए। हाँ, हाँ। 180 डेज का प्रोविजन कहीं भी इंप्लीमेंट होना पॉसिबल नहीं है। होता क्या है, आप अपने असेसिंग अथॉरिटी को लिखते हैं, वो कहते हैं सीए का सर्टिफिकेट लाओ। आप सीए का सर्टिफिकेट लेके जाते हो, वो कहते हैं मैं उसकी अथॉरिटी को लिखूंगा, वो वहां लिखता है, फिर वो पेंडिंग ही है, उसका नहीं, कोई वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपका कहना सही है। आपने जो कहा है कि ये 40 क्या बोला आपने एक बार? एक तो मैंने कहा रिसिप्ट ऑफ द गुड्स का क्लॉज नहीं है, हाँ, ठीक क्योंकि है। जो 15 डेज का क्लॉज शुरू होता है हाँ, वो आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स है। जैसे मैंने हाँ। यहाँ से बेटा तमिलनाडु माल भेजा, जाने में 8 दिन लगे या 6 दिन लगे, वो उस 15 डेज में काउंट नहीं होते। जब उसको माल मिलेगा, मिलेगा तभी होता है, वो तो सही उसको है। ट्रांसपोर्ट की बिल्टी, मैं सपोज 1 तारीख को बिल काटा और उसको बिल्टी मिली 20 तारीख की ट्रांसपोर्ट की, तो उसकी डेट ऑफ जो रिसिप्ट ऑफ द गुड है वो 20 तारीख मानी जाएगी। हाँ, 20 तारीख से 15 दिन बिल्कुल। शुरू होंगे। अगर एग्रीमेंट है मेरा 45 दिन का या 30 दिन का, तो वो वहां से शुरू होगा, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। बिल्कुल तो वो क्लॉज बिल्कुल। कहीं मिसिंग है। और दूसरा था वो 180 तो डेज का फ्लैग, वो फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस है, उसमें हाँ, ये तो अभी रिसिप्ट। अभी अभी चालू कर सकते हैं ये लोग, ये तो अभी चालू कर एग्जैक्टली, सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है। फ्लैग लगा दो, 180 दिन हो गया पेमेंट नहीं किया, उसके बैंक से पैसा कर लो, नहीं तो हाँ, उसके जीएसटी लेजर में माइनस कर दो पैसा, अपने आप जमा कराएगा, मजबूरी है, अगली बार हाँ। जब भी जीएसटी होगा जीएसटी लेजर में माइनस हो जाए। क्योंकि इसमें बिल्कुल। गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट सिर्फ हरास करिए व्यापारी को, भाई साहब अरे इसका वो इंटरेस्ट जमा कराओ, इसका इंटरेस्ट जमा कराओ, और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट बॉदर ही मजे नहीं ले रही करती। है। गवर्नमेंट बॉदर ही नहीं करती किसी चीज से। हाँ। और बोलिए। क्योंकि लॉ मेकर की इंटेंशन नहीं थी इसको कि गवर्नमेंट मजे ले, लॉ मेकर की इंटेंशन नहीं थी कि व्यापारी को नहीं नहीं, कहीं से बिल्कुल पैसा सही मिले, है, बिल्कुल सही, व्यापारी को बिल्कुल कहीं सही से है भी गौरव जी, एडवांटेज नहीं मिल रहा है। थैंक यू। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। 180 डेज में रिपोर्ट हो जाए। हाँ जी, चेतन जी, चेतन बोला जी। सर थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ये सर इन्होंने बहुत अच्छा एक सोल्यूशन दिया है जो हम लोगों का डिलेड पेमेंट्स हैं और जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है एमएसएमई की। लेकिन इसमें हमें सर हम लोग एक स्टेक होल्डर हैं, इसमें और भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उन लोग को सेंसिटाइज करना और उन सबको एक साथ एक फोरम में लाके इसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रयास करना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह हम लोग का जो एसोसिएशन का ग्रुप्स बना हुआ है, उसमें भी अगर आप इस चीज को इंट्रोड्यूस करें और बाकी एसोसिएशंस भी इस पॉइंट के ऊपर हम लोग अगर फाइनेंस मिनिस्टर के पास में अप्रोच कर सकें और कि वो जीएसटी, क्योंकि इसमें लेजिस्लेशन में भी चेंज करना पड़ेगा जीएसटी। सबसे पहले शायद मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर को जो है वो इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि वो इम्प्लीमेंट करने के लिए दिस आइडिया हैज टू बी सोल्ड टू हर और whoever is the new finance minister। तो मतलब अदर स्टेक होल्डर्स को हम लोग को एसोसिएशन के बेसिस के ऊपर इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि कैसे वो लोग भी गेन कर, इवन बैंकर्स आल्सो कैन गेन आउट ऑफ इट, बिकॉज उनका क्रेडिट फ्लो कहीं ना कहीं जो अभी उनको नई पार्टीज को अप्रोच करना पड़ता है, तो वो बड़ी पार्टीज को अपना क्रेडिट दे के और डाउन द लाइन तक वो फ्लो हो सकता है। सिर्फ एक ट्रस्ट डेफिसिट जो हमारी इकोनॉमी में हो गया है वो बिल्ड हो जाएगा। तो मेरा ये गवर्नमेंट के लिए भी, एक मिनट, ये गवर्नमेंट के लिए भी फायदा है बिकॉज ज्यादा लोग फॉर्मलाइज हो जाएंगे तो जीएसटी बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का, और टैक्स नेट में काफी ज्यादा लोग आ जाएंगे इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए फायदेमंद चीज है। लेकिन ये एक बहुत मैसिव चेंज है। जिस तरह एक जीएसटी का लॉ चेंज किया गया था पहले कमर्शियल टैक्स से, तो ये उस तरह का एक चेंज होगा। तो इसके लिए हमें काफी बड़े लेवल के ऊपर लोगों को सेंसिटाइज करना और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। एक मिनट, मैं इसमें आपको ऐड कर दूं। ये बात मेरा 2 बार सजेशन गया, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस से मेरे को लेटर आया इमीडिएटली, फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिस से आया कि फॉरवर्डेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी कंसिडरेशन ऑफ एक्शन, किंतु वो एक्शन होता नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया। देखिए वो आपके अकेले के प्रयास से नहीं, आपने नहीं होगा, मैं इसीलिए किया, वो नहीं होगा। वो जब तक कि सबका सम्मिलित प्रयास नहीं होगा और सब लोगों का एसोसिएशन का और हम लोग हर लेवल पे इस बात को नहीं उठाएंगे, तब तक ये शायद नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ सर थैंक यू आलोक जी। मैं भी पूछना चाह रहा था गाजीपुर से। 1 मिनट, बशीर यादव जी। जी सर नमस्ते सर। सर एक बात करिए। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए बशीर जी।
हमारे जी नेता बताएंगे। हमारी एक इनवॉइस है, वो जीएसटी से पहले की, जो हम लोग समाधान जो है यूपी का जो पोर्टल एक है, जिसपे 45 डेज तक अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो हम लोग उसको मतलब उसको डाल सकते हैं। अब क्यों बंद करी है? हेलो हेलो। जी, अगर जैसे अभी ये समाधान जो पोर्टल एक है गवर्नमेंट का, हम्म उस पे उन्होंने बोला है कि 45 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं होती है तो आप उस पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। हम्म तो जो बिल अगर इनवॉइस अगर जीएसटी के पहले की है तो उस पे कैसे लेंगे? जैसे हमने किसी का गवर्नमेंट पार्टी को सप्लाई किया हुआ था, बट वो जीएसटी पीरियड के पहले की है, और तो उस पे कैसे? एक सारी चीज और बता दें, वो जब मैं दिया था तो उसके 15 दिन के बाद उसने पेमेंट तो दे दिया, लेकिन उसने करीब जो है 1 लाख रुपए के लगभग जो पेमेंट, उन्होंने कहा कि अभी पेमेंट पैसे नहीं है, बाद में हम दे देंगे, और वो पैसा उन्होंने नहीं दिया। जो है 18-20 लाख का सप्लाई था, 1 लाख रुपया उन्होंने रोक दिया, बाद में कहा कि उसको बाद में देंगे, और अभी तक नहीं करते रहे, 4-5 साल लगा दिए। और मैं बराबर लेटर लेता रहा, बराबर उनको रिमाइंडर करता रहा, लेकिन कोई हुआ नहीं है। उनका वो ट्रांसफर हो गया तो मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो वहां से परसों कर लीजिए, इस बार इधर उधर घुमाते रहे। फिर कोविड में कहे कि उसमें हम एक कार्ड खोजने में देर लगेगा, तो सब जवाब करके फिर बाद में सब अभी साइलेंट हैं, जो क्या करें। जो है तो पिछले बार मीटिंग में उठाया तो उन्होंने कहा नहीं, आपका कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये पोर्टल पर डालना है तो था जो एक्सेप्ट नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। जो है ये हमारे लड़के हैं इंजीनियर सर, क्या करना चाहिए, क्या सुझाव आपका है? नहीं, ये तो मतलब गवर्नमेंट लेवल का है ना, जी सर। गवर्नमेंट का ही है ना, जी सर। तो आइए गवर्नमेंट को सर, लिखा होगा आपने। लिखे हैं सर पूरा, कोई वो नहीं, कुछ गवर्नमेंट उस पर भी डाला, उन्होंने कहा खुद को दीजिए, फिर वहां से जवाब यही सब जवाब यही आ होता रहा है, है। इसमें यही प्रॉब्लम है। ये लोग इवन होता है तो भी एक दूसरी चीज में ये बता, ये तो चलो अच्छा है, ये गवर्नमेंट वाला तो आपको गवर्नमेंट से ही डील करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर को लिखो, और क्या है, और तो क्या कर सकते हो, समाधान में नहीं ले रहे हैं। जी अच्छा। हाँ, तो कितने वर्ष पुराना है? ये ये जीएसटी से पहले का है, तो मतलब 2015 का। 6-7 वर्ष पुराना है, तो कोई तो डिस्प्यूट होगा, ऐसे तो गवर्नमेंट डिस्प्यूट नहीं है सर, उसमें कोई नहीं, पूरा सारा पूरा टैक्स काट लिया, सारा उस समय वेट का सब काट लिया है। पता नहीं, ये वही तो कुछ आई एम नॉट तो एबल टू जब भी आंसर। पेमेंट मांगते हैं तो कहते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, 15-20 दिन में पैसा आता है तो हम आपको रिलीज करते हैं। हाँ बस उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि करा। 6-7 वर्ष हो गया, मतलब ये हाँ थोड़ी वही। होता है अब आज ऐसा। अधिकारी बदल गया आप चाहे। लिखिए ना, उनको कंप्लेन लिखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और कुछ इसमें यही हुआ उनका। कौन सा है, कौन सी कंपनी है, कौन सा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है? पीडब्ल्यूडी, नहीं पीडब्ल्यू नहीं, आर सर, आरईडी। हाँ, अभी आरईडी हो गया, आरईपी गवर्नमेंट के सर, रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन जो है आरईडी। हाँ हाँ, ये जो तो पहले उन्हीं आरईएस गवर्नमेंट था, लेवल में ही, उनके हायर लेवल को ही आप लेटर लिखिए, गवर्नमेंट मैं को लेटर लिखिए। लिख चुका सर, कोई जवाब नहीं आता है सर। अब इसके ऊपर तो क्या किया जाए? जी ये तो आई एम नॉट, मैं इसके बाद आई एम सॉरी, मेरे कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा जो भी होगा। ओके, हेलो। बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ जी, मोहन गुप्ता जी, मोहन जी। हाँ हाँ सर, मैं गुड इवनिंग सर। मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है लॉजिस्टिक्स की। तो हम लोगों का क्या होता है, जहाँ हम जिनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराते हैं उनका पेमेंट 2 साल से भी पीछे का पेमेंट चलता है, एंड हम उनके साथ का पेमेंट हमेशा ड्यू पे ही रहता है, और पुश नहीं कर पाते हैं उनसे कि पेमेंट किस तरह से करें। मे बी, एंड ऑल्सो क्योंकि ये जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, एंड ना वो कौन सा? जीएसटी के वो बिल भी नहीं लेते हैं। वो लेते हैं नॉर्मल टीडीएस, जो टीडीएस डिडक्टेड बिल होते हैं, वो सर्विस अच्छा, वो प्रोवाइडर है। जीएसटी में है नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो जीएसटी में नहीं तो है। आप तो एमएसएमई में हो। हाँ सर, हम एमएसएमई में है, लेकिन सर पेमेंट को 2 साल तक का डिले रखना, और उसको कैसे हम उससे पेमेंट ले सकते हैं, उसका क्या तरीका हो सकता है? देखिए, एक तो अगर आपको ये समाधान में जा सकते हैं, बाकी तो अभी और कोई, और गवर्नमेंट को लिख सकते हैं समाधान क्या। मोहन जी, हाँ, हाँ। मोहन जी, इसको तो अगर 2 साल का पेमेंट है तो आप तो स्पेशलिस्ट में जा सकते हैं, आप एमएसएमई हैं तो अपना केस स्पेशलिस्ट में पुट कर सकते हैं, आपका पैसा वहां से क्योंकि वो जब कॉल करेंगे तो अपना पैसा रिकवर होगा। बट एक्चुअली बिजनेस का 80% ऑफ आवर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वो फैक्ट्री, प्रॉब्लम है, एंड वो देखिए प्रॉब्लम सर, है। once I वो तो रिस्क रहेगा ही। score my relation with them because to take them into ये बात सही है आपका, ये प्रैक्टिकल यही है। तो अब उसमें क्या करता है, वही तो एडवांटेज लेता है, यही तो इसी चीज का। दैट इज वन ऑफ द ट्रांजेक्शन, बिकॉज जितने भी एमएसएमई हैं हमारे, जो यूपीपीसीएल में जितने भी पॉवर कॉर्पोरेशन में सप्लाई कर रहे हैं,
वो कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर वो फ्रस्ट्रेशन कंप्लेन कर देंगे तो ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। तो हाँ बेसिकली अब when that is your pain point, you want to supply them, then you cannot try for the credit। फिर तो जो मजबूरी है, क्योंकि सप्लाई भी वही करना है। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये जो सिस्टम है इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, और इसीलिए अब मैं ये मानता हूँ कि ये आपकी तरह बहुत केसेस हैं, और समाधान cases जाने हैं। पर भी आपको कोई जल्दी रिलीफ मिलेगा, इसमें भी मतलब डिफिकल्ट है टाइम। बिजनेस जरूर नहीं, बंद हो सर, जाएगा, ये हो सकता है उसमें कि अगर आपने समाधान ऐप से गए तो दे वुड डेफिनेटली टेक एक्शन दैट दे वोंट गिव बिजनेस टू अस एनीमोर दैट। हाँ वो तो होएगा ही, वो तो आप सही कह रहे हो, वो हाँ तो है ही ना, इसीलिए डरते नहीं जा, तो but इसीलिए there is- मैंने ये, हाँ बोलिए। There came one solution from I heard it or I read somewhere that you can take a BG from that industry as well कि क्या क्या बैंक गारंटी अगर बैंक गारंटी वो बैंक गारंटी देंगे, वो बैंक गारंटी देंगे, उनका नहीं कॉस्ट, वो नहीं, बैंक सर। गारंटी देते तो उनके पास पैसा ही होता ना, पैसा ही पैसा होता होता बैंक में, तभी तो वही बैंक है। गारंटी कहाँ से तो वो सब नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये सब चीजें ज्यादा। हाँ, ये जो हाँ, कह रहे हैं ये सर। रियल इश्यू है, इनका जो कहना है ये इनके साथ में नहीं है, कई लोगों के साथ में है। आपको अगर 2 महीना वो उसको आपको पेमेंट नहीं देना है तो आपका बिल चेंज करवा देगा, डेट चेंज करवा देगा, आपके चेक दे के कुछ वापिस कर पैसा देगा। ले लेगा, वो कई है। ये जब तक इसी तरह का कई सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक यूनिवर्सल हमारे सॉल्यूशन हमारे नहीं बीच होगा। हाँ, बोलिए। हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष तो अनिल सर गुप्ता जी राइटिंग भी present हैं। एनीथिंग लाइक बिल पे 18% का एक्स्ट्रा लगेगा आफ्टर 45 डेज इज देयर एनी सॉल्यूशन टू दैट? मैंने बताया ना ये गवर्नमेंट का है, आप तो 18% कह रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है 20 और मंथली कंपाउंडिंग होगा, वो नहीं दे रहे हैं। 3 टाइम्स ऑफ BLR से 3 गुना, लेकिन आप जाओ बैंक तो वहाँ रेट पर से 3 टाइम्स, बैंक रेट से 3 टाइम्स और मंथली, और compounding। उनका डिडक्टिबल नहीं है वो भी। Deductible नहीं है। प्रोविजंस बहुत है, प्रोविजंस तो भरे पड़े हैं, किंतु एक भी इसकी तरह आया नहीं है। तो इसीलिए जहाँ भी गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेटिक होगा, जहाँ से मैनुअल इंटरवेंशन होगा, जहाँ से ये होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू फॉर MSME टू फाइट। अनिल भाई आपको कुछ कहना है? चांदक साहब नमस्कार, मैं अनिल गुप्ता बोल रहा हूँ। अरे नमस्कार, कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपको सुनना बहुत देर से बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ कम से कम एक एसोसिएशन आपका हुआ। आज क्या दिक्कत है हाँ कि मैं MSME हूँ, लेकिन इस एक्ट के ऑपोजिट साइड पे खड़ा हूँ और परेशान हूँ। हाँ। मैंने MSME से मटेरियल लिया हुआ है और मैं फॉर सम रीजन में पेमेंट ही नहीं कर पा रहा उनकी। तो अच्छा। वो जो है ना मेरे अगेंस्ट जा रही है कुछ ऐसा कि ये जो इनकम टैक्स वाला ये जो है ये बड़ी कंपनियों पे लागू होना चाहिए, MSME की अलग प्रॉब्लम्स है। नहीं हम मैं ये हमेशा जीवन इसीलिए पर मैंने ये जो परफेक्ट सॉल्यूशन दिया ना, ये अभी टाइम बिंग तो पास्ट का जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होना प्रॉब्लमेटिक है, बट ये भी जो है अभी जो करिए उसको आगे बढ़ाइए, ये प्रॉब्लम बढ़ाइए नहीं है, ये कैंसर की तरह बढ़ रहा है। अभी जो प्रॉब्लम आई है ना, जो विलिंगनेस टू पे, वो जी। कम हो गया है, उसी को कम करिए, नहीं तो सिस्टम विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। नहीं क्या होता है जैसे हम लोग के टाइप की इंडस्ट्री पे कभी कभी ना प्रॉब्लम आती है, आती और है, वो राइट प्रॉब्लम आई है। देखिए बड़ी कंपनियों को तो उनके पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत सारे होते हैं, उनके तो एक्ट लागू होने चाहिए, लेकिन छोटी कंपनियों को थोड़ा सा कुछ मिलना चाहिए कि MSME टू MSME। हालांकि मैं जीवन पर लड़ाई इसकी लड़ता रहा कि ये डिलेड पेमेंट एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन अब क्या है जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है आपके सामने तब ये लगता है कि इसमें यार कुछ ना कुछ तो छूट होनी चाहिए छोटी इंडस्ट्रीज को। नहीं एक चीज और बताता हूँ इसमें कैसे है ना, देखिए जब ये पेमेंट सिस्टम सिक्योर हो जाएगा ना, आपका 90 डेज भी होगा ना, तो भी आपको बिल डिस्काउंटिंग हो जाएगी, उसके जो आपके जो सप्लायर है उसको बिल डिस्काउंटिंग मिल जाएगी, तो आपको जी, जी, परेशानी जी, नहीं जी। होगी। नहीं वो तो ये जो ट्रेड्स है ना में बहुत ये अच्छा, ये ट्रेड्स का जो सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। हाँ ये ट्रेड्स सॉल्यूशन इसमें है, इस- ये सॉल्यूशन जितना दिन का भी है, 120 डेज का भी हो सपोजिंग, तो वो बिल डिस्काउंटिंग मिल जाएगी आपको, सेलर को तो मिल जाएगा, आप पेमेंट आपको डिस्काउंटिंग का पैसा लगेगा, वो है और क्या है, वो हम लोग इसमें करते ही थे। चाणक्य जी आपकी तरफ से अगर कभी कोई उनकी तरफ से कोई रेफरेंस आए तो उसमें एक जरूर इसमें हम लोगों ने भी रिप्रेजेंट करा है कि अगर दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, MOU है कि हमारा 90 डेज में 120 डेज में पेमेंट है, दैट मीन्स कि सर मेरी बात सुनिए ना, ठीक है MSME कहता है 45 डेज के ऊपर अलाउड नहीं है, लेकिन अगर लेने वाला और देने वाला दोनों खुश हैं और दोनों आपस में 90 डेज का एग्रीमेंट कर रखे हैं, 90 डेज एक मिनट मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे आपस में एक कंट्राडिक्शंस हैं इसमें सब में। भाई बिजनेस टू बिजनेस बहुत सारी चीजें अलग होती है, कपड़े वाले हैं उनका हाँ। उधारी होता है 6-6 महीने का,
हाँ नहीं, नहीं, एक चीज मैं इसमें they're more than satisfied. They're more than satisfied. नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ, ये जो जी। सॉल्यूशन है इसमें मैंने डेज का रखा ही नहीं है, ये बिजनेस Okay. फ्रीडम है कि आपको अगर पेमेंट क्रेडिट देना है, अगर वो बोलता है 90 डेज का देना है, तो आपका अगर कैपेसिटी है तो दो, नहीं तो नहीं दो। अभी क्या हो रहा है, Agreed. अभी आपका क्या हो रहा है कि आप 90 डेज का तो कहते हो, वो 120 30 डेज, तो आपकी तो प्रॉब्लम, इसलिए आप देते ही नहीं हो। इसीलिए जब Agreed. आपका पेमेंट श्योर है, तो आपको और भी कोई क्रेडिट दे देगा आपके पेमेंट से। अभी ऐसा तो था नहीं कि पहले लोग जो क्रेडिट टाइमली पे, सबको टाइमली पेमेंट देते थे, वहाँ टाइमली उनके पास पैसा आ जाता था, तो वो बाजार से बोरो करके दे देते थे। तो फिनटेक कंपनी आ जाएगी ना आपकी, तो जब पेमेंट सिक्योर होगा तो आपके पीछे दौड़ेंगे लोग कि भाई मेरे को डिस्काउंट करवा लें। बिल्कुल सही है। जब आपको बिल डेज का मतलब ही कर नहीं रहा है, आपको डेज का मतलब ही नहीं है, सब फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। बिजनेस विल बी ए फ्रीडम एज यू होम टू सेल, होम टू, आपको क्रेडिट रेटिंग मिलेगी, इसको दे सकते हैं तो देरी होगा, इसको देंगे तो इतना देरी होगा, आपको पता है टर्म्स एंड कंडीशन, तो इट विल बी ए बेटर थिंग देन एनीथिंग एल्स। और किसी की कोई क्वेरी है? और चाणक्य साहब, और आपको कोई- बहुत दिनों बाद देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको भी। आपको हाँ, 2-3-4 दिन पहले फोन आया था, मैं कुछ ना ज्यादा बिजी हूँ, ज्यादा काम में उलझा ये हूँ। आप है ना, आप किसमें बिजी हो? सन्डी क्रेडिटर और सन्डी डेटर्स में बिजी हो। आपका वर्क तो बिजी नहीं हो, आप पैसा आएगा कहाँ से, पैसा जाएगा कैसे, इसी में तो मैं कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स को फ्री करो, वो बिजनेस करेंगे, नहीं तो आप डायबिटीज होगा, रोग होगा, ये होगा, खर्चा बढ़ेगा। इसको आप आगे ले जाइए। अनिल जी, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इन्होंने कहा ना, अग्रवाल जी ने, जी ये आलोक जी ने कहा आलोक कि ने, एक हाँ। ऑल इंडिया, एक कोई, मैंने सबको लिखा है, आज राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सपोर्टेड, और कई लोगों ने सपोर्ट किया है, किंतु इसको ऑल इंडिया लेवल पे बढ़ाया जाए। एसोचैम ये सब लेके आके एक सिस्टम बनाया जाए, गवर्नमेंट को बुलाया जाए, फिर इसको किया जाए, तो ये बढ़ेगा पक्का। ठीक है, बिल्कुल चलिए सर, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया सेशन रहा सर आज का। काफी कुछ अब अनफॉर्चुनेटली आई एम स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, इसलिए नहीं, आप हमारे साइड में ही आ जाओ, सभी एक ही साइड में आ जाएंगे, सब बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, बिग, लार्ज, सब एक जगह हो जाएंगे। देखिए, पहले भी क्रेडिट था, आज से ज्यादा क्रेडिट था, जब बैंक क्रेडिट नहीं था, तो वहाँ कैसे चल रहा था? वहाँ पे यही चल रहा था कि सिक्योरिटी थी, पेमेंट की श्योरिटी थी, तो इसीलिए क्रेडिट दे देते थे। अभी आप पेमेंट की सिक्योरिटी करिए ना, श्योरिटी करिए, आपको क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। क्रेडिट में कोई मनी सप्लाई कम नहीं हुआ है, बैंक क्रेडिट कम नहीं हुआ है, ये मल्टीप्लाई नहीं, मतलब इसका रोलिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट की कमी है, इसीलिए ये सब हो रहा है। इसीलिए आप देखिए कि कैश डिस्काउंट एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल कैश डिस्काउंट विच कैनॉट सस्टेन इकोनॉमी। आप क्रेडिट सस्टेनेबल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक जो कैश से लेगा वो तो सस्ते पे बिक्री कर देगा, और जो बैंक क्रेडिट पे होगा, तो इस तरह से बिजनेस नहीं चल सकता है। बिजनेस को अगर एक्सपांशन करना है तो यू नीड क्रेडिट। अगर खाली कैश से क्या होगा, कैश पे बेस पे तो आपकी कैपेसिटी टू सेल, कैपेसिटी टू परचेज इज लिमिटेड, तो ये करना पड़ेगा। अगर बढ़िया सर, एक बहुत अच्छा सेशन रहा, और मेरे को लगता है कि अभी शायद और कुछ क्वेरीज नहीं है, और काफी कुछ क्वेरीज का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मैं हमारे गौरव जैन जी उपस्थित हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की पूरी सेशन को कंपाइल करके हमारे विशिष्ट अतिथि बी एल जी का धन्यवाद दें, और हमारे सभी उपस्थित मेंबर्स का धन्यवाद दें। गौरव जी। मैं BL चंद्र जी का पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना पाऊंगा। एक बहुत ही आई ओपनर सेशन था, एक बहुत ही अलग डायरेक्शन में, एक बहुत ही अलग सोच, एक बहुत ही अलग सॉल्यूशन के साथ, जो कि प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए जिसके कैन बी इम्प्लीमेंटेड, बस एक सही अप्रोच की थोड़ी जरूरत है, कहाँ हमें टैप करना है, किस मिनिस्ट्री को फोर्स करना है कि इसको इम्प्लीमेंट करें, और कहाँ अपनी बात ढंग से रखनी है। आई थिंक सो द सोल्यूशन प्रोवाइडेड इज वेरी ट्रू। और जो प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की, बात यही है कि डेटर और क्रेडिटर के बीच में घूम रहा है, बेसिकली वो इनोवेशन और ग्रोथ की तरफ कम ध्यान देता है। दैट्स द फैक्ट ऑफ द लाइफ। आई थिंक सो इट्स वेरी आई ओपनर सेशन, और आई थिंक सो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं आईए के, उन सबको इससे कुछ ना कुछ आईसाइट इनपुट मिलेगा, और कुछ ना कुछ ग्रोथ की तरफ हम जरूर बढ़ेंगे पॉजिटिव अप्रोच के साथ। चाहे वो अपने इनफ्लोज को या आउटफ्लोज को बढ़ाने की जरूरत है, या उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, उसको इम्प्रूव करने की सोल्यूशन की जरूरत है।
इसी के साथ मैं हमारी सभा में जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपना बहुत ही कीमती टाइम हमें देने के लिए, और स्पेशली चंदक जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी पीपीटी बनाई जो कि टू द पॉइंट थी और एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर और डाटा के साथ प्रोवाइडेड था। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। आलोक जी का भी धन्यवाद, अनिल जी का भी धन्यवाद, हमारे पूर्व में अध्यक्षों जो जुड़े हुए हमारे साथ उन सबका धन्यवाद, और अलग अलग चैप्टर से जो भी साथी जुड़े हुए उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। आलोक जी, ये रिकॉर्डिंग होगा ना? जी सर। हाँ, तो इसको मेरा एक रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। वी विल मीट फर्दर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे सर ग्रुप में डाल थैंक यू दीजिएगा, ऑल ऑफ यू। हाँ, रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर।